हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर से। दैट इज द न्यू टॉपिक नॉर्मेलिटी। न्यू टॉपिक तो नहीं है, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट की है। फर्स्ट इज एन फैक्टर, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स थी दैट इज इक्विवेलेंट मास एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है बेटा, इस लेक्चर को देखने से पहले, पढ़ने से पहले, समझने से पहले के 2 लेक्चर्स जरूर, इससे पहले के 2 लेक्चर्स जरूर आप पढ़ लेना, क्योंकि उसको समझे बिना, उन लेक्चर से गो थ्रू हुए बिना आप इस टॉपिक को थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी आप समझदार है तो फिर शुरू कीजिए इसी लेक्चर से। ठीक है बेटा, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, और नाउ द फाइनल टर्म इज नॉर्मेलिटी। लास्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है नॉर्मेलिटी। ठीक है सर, अब नॉर्मेलिटी क्या होता है सर? तो बाय डेफिनेशन अब हम इसकी लिखते हैं। बाय डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of a solute present in 1 liter or 1000 ml of solution। ठीक है, सो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एंड नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल एन से। ठीक है, नाउ बाय डेफिनेशन फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी क्या आएगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स की यूनिट आ जाएगी, आप ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो यूनिट, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट्स की यूनिट आप लिख सकते हो GEQ, और EQ भी आप लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में है? लीटर में। सो यूनिट जो आएगी नॉर्मेलिटी की वो क्या आ जाएगी? ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसको आप नॉर्मल भी बोलते हो, जैसे मोलर था वैसे नॉर्मल, और इसको रिप्रेजेंट करते हो आप कैपिटल एन से। ठीक है बेटा, अब इस फॉर्मूले को हम और फर्दर एक्सपेंड करते हैं। सामने प्लीज, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है तो सबस्क्रिप्ट में B, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में, इधर यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ही आएगा यूनिट। ठीक है, यूनिट तो वैसे हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, तो सिर्फ अब हम फॉर्मूला का एक्सप्रेशन लिखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लैब्स में क्या होता है बेटा, जब हम नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन करते हैं तो उधर वॉल्यूम ml में होती है। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर ml में है तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में? 1000। ठीक है, सिमिलरली अब अगर ग्राम इक्विवेलेंट ना दे रखा हो, कई बारी मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन हो, तो मास ऑफ द सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बेटा, और अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में है तो गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम किसमें है सॉल्यूशन की? ml। सो ये हमारे पास 4 फॉर्मूले आते हैं रिलेटेड टू नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब हम चाहे तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में भी रिलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर? सो आप देखिए कि जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास
अच्छा, अब इक्विवेलेंट मास को आप ऐसे लिख सकते हो मोलर मास, ठीक है, डी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, एन फैक्टर इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। तो गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000, एन फैक्टर कहाँ आ जाएगा ऊपर, और जो ये टर्म इन सर्कल की है इसको क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। सो नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। सो यहाँ पे एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है बेटा। सो कैपिटल N represents normality, whereas कैपिटल M represents molarity। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मान लो आपको कहीं पे मोलैरिटी गिवन है और नॉर्मेलिटी पूछा है, एन फैक्टर मल्टीप्लाई किया और आ गया आपके पास आंसर, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, और फिर मैं आगे टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये टॉपिक भी क्लियरली समझ में आ जाए। सो एक एग्जांपल यहां पे करते हैं कि सर क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी गिवन है तो मेरे को कैसे पता होगा। तो मान लो क्वेश्चन में ऐसे लिखा है n/10 H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। सो n/10 H2SO4 सॉल्यूशन को कहने का मतलब, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/10 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 is present in 1 liter of solution, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कोई पूछेगा तो कितने, 1/10, ठीक है बेटा, समझ में आया। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 1 ml, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 2, अब हम कैलकुलेशन करने पे आते हैं। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ अ calculate normality of a 250 ml solution containing 25 gram कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो आपने नॉर्मेलिटी निकालना है एक सॉल्यूशन की जिसका वॉल्यूम 250 ml दे दिया और जिसमें 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। सो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। सो हमें पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास सॉल्यूट 25, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, दैट इज मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एन फैक्टर कितना आता है, एग्जांपल आपको कराया, दैट इज 2 into 1000 और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 250, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर एन फैक्टर जो आपके पास आएगा दैट इज 2 into 25 divided by 100 into 1000 divided by 250। सॉल्व करोगे यहाँ पे आएगा 10, कट गया, एंड नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 2 नॉर्मल, ठीक है। और कैसे में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, कैलकुलेट
नॉर्मेलिटी ऑफ कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ acidified 0.2 molar K2Cr2O7। ठीक है, अब आपको क्या दे दिया बेटा, एसिडिफाइड 0.2 मोलर K2Cr2O7, इसकी आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, क्योंकि मोलैरिटी गिवन है तो हमें पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। सो n फैक्टर कितना होता है, तो K2Cr2O7 लिखो या Cr2O7 2 माइनस। सो ये याद रखना, Cr2O7 माइनस लिख लो या K2Cr2O7 सेम है, तो K2Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट होता है 2Cr3 प्लस में, और यहाँ पर Cr3 प्लस में कन्वर्ट होने के लिए वो 6 इलेक्ट्रॉन पर मोल एक्सेप्ट करता है। सो K2Cr2O7 पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर बेटा आपका n फैक्टर कितना आ जाएगा, 6 इनटू मोलैरिटी कितनी है 0.2, सो द नॉर्मेलिटी इज 1.2 नॉर्मल कैपिटल N। सो इस तरीके से आपको मोलैरिटी दे दिया तो n फैक्टर पता है तो आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम एसिड और बेस से रिलेटेड करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा बेटा। तो मैं ये सोच के फटाफट रब कर दे रहा हूं कि आप लोग नोट कर चुके हैं, क्योंकि आपके पास एक स्पेशल पावर है जिसको कहते हैं वीडियो पॉज पावर। तो आप किसी भी मोमेंट पे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब एक एग्जांपल 3 करते हैं। जैसे 3 तो हो गया, एग्जांपल 4 कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ H plus ions produced from first case 0.1 molar H2SO4, second 0.1 normal H2SO4। सामने देखो बेटा, ठीक है, ध्यान से देखिए सामने। यहाँ पे मैंने 2 केसेस दिए, एक बारी आपको H2SO4 की मोलैरिटी दे दी, एक केस में आपको H2SO4 की नॉर्मेलिटी दे दी, और दोनों ही केसेस में मैंने आपसे नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस आयन पूछा है। ठीक है, नॉर्मेलिटी बोल दूं या कंसंट्रेशन बोल दूं, तो आपसे क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन पेपर में आए, नॉर्मेलिटी हो या फिर कंसंट्रेशन, दोनों का मतलब सेम ही है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। क्योंकि H प्लस का जो +1 चार्ज है, जो उसकी नॉर्मेलिटी होगी वही उसकी मोलैरिटी भी होगी, क्योंकि उसके केस में +1 चार्ज है तो n फैक्टर क्या आएगा 1। बट अब फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आपसे नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 पूछा है और 0.1 मोलर H2SO4 दे दिया, सो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इधर ये मेथड 1 देखिए, तो सामने बेटा ध्यान से, कहीं और नहीं, इंस्टा साइड में मत खोल के चलाने लगना वरना समझ में नहीं आएगा, है ना। तो सामने देखिए, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे आपको, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बट अगर ये नहीं आया तो आप हमेशा ही डिलेमा में रह के, थोड़ा डाइसी सी सिचुएशन रहेगी जब भी आपको क्वेश्चन आएगी रिगार्डिंग H प्लस आयन OH माइनस आयंस के रिगार्डिंग। सो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो H2SO4 है बेटा, वो ब्रेक डाउन होता है इनटू 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन। सो H2SO4 की मोलैरिटी है 0.1 मोलर। 1 मोल से 2 मोल, 0.1 मोलर से कितने H प्लस आयन बनेंगे 0.2 मोलर। सो मुझे यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन पता लग गई, डेट इज 0.2 मोलर। सो नॉर्मेलिटी अगर मेरे से कोई H प्लस आयन की पूछेगा, डेट इज n फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इनटू मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन।
सो नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पे H प्लस के ऊपर +1 चार्ज है तो n फैक्टर 1 हो जाएगा, तो यहाँ नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर हो जाएगी और 0.2 मोलर को आप 0.2 नॉर्मल भी लिख सकते हैं। पहला पार्ट समझ आ गया। मेथड 1 फर्स्ट क्वेश्चन का ही। अब मेथड 2 देखिए। मेथड 2 में मैं एक काम करता हूं, मैं नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेता हूं। मेथड 2 में अगर मैं नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 निकालूं तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी ऑफ H2SO4। सो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू n फैक्टर 2 मोलैरिटी ऑफ H2SO4 0.1 कितना आ गया 0.2 मोलर। और मेथड 1 से जब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस आयन निकाला 0.2 नॉर्मल, और जब मैं मेथड 2 से H प्लस की नॉर्मेलिटी बाद में पहले H2SO4 की नॉर्मेलिटी निकाली तो कितनी आ गई 0.2 नॉर्मल। सो फ्रॉम मेथड 1 एंड 2 मैं एक पॉइंट बोल सकता हूं यहाँ पे कि अगर कोई भी एसिड या बेस है या कोई भी सब्सटेंस है वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो रहा है, जैसे बेटा H2SO4 H प्लस आयन और SO4 2 माइनस में डिसोशिएट हो रहा है। सो अगर H2SO4 की नॉर्मेलिटी जो होगी वही नॉर्मेलिटी H प्लस आयन की आएगी, इररिस्पेक्टिव H प्लस आयन या बाकी आयंस का n फैक्ट स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब जो ये आगे लिखा रहता है। सो पॉइंट क्लियर हुआ। माय पॉइंट इज कि मोलैरिटी जब आप किसी सब्सटेंस की लिखते हो और उसमें से प्रोड्यूस होने वाले आयंस की आप मोलैरिटी लिखते हो तो आपको स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपाउंड की मोलैरिटी में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब आपका आंसर आता है। लेकिन नॉर्मेलिटी में जो नॉर्मेलिटी आपकी रिएक्टेंट की होगी उससे प्रोड्यूस होने वाले आयंस की भी नॉर्मेलिटी सेम रहेगी, इररिस्पेक्टिव उसका स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। इधर देखिए, इधर स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इधर स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तब भी इधर नॉर्मेलिटी 0.2। सो नॉर्मेलिटी के केस में जो नॉर्मेलिटी रिएक्टेंट की होगी उससे प्रोड्यूस होने वाले आयंस की भी नॉर्मेलिटी सेम होगी। इसी बेसिस पे चलो अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन कीजिए। तो H2SO4 है, ब्रेक कर रहा है इनटू 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है बेटा। अब यहां पर आप देखिए 0.1 नॉर्मल है, तो जो नॉर्मेलिटी H2SO4 की है वही नॉर्मेलिटी H प्लस आयन की रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा। सो इधर आपने देखा, ये पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब आपको रिएक्टेंट की मोलैरिटी गिवन है उससे प्रोड्यूस होने वाले आयंस की जो मोलैरिटी होगी उसमें स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंसीडर किए जाएंगे और मल्टीप्लाई किया जाएगा रिएक्टेंट की मोलैरिटी में। लेकिन जब आपको रिएक्टेंट की नॉर्मेलिटी गिवन है उससे प्रोड्यूस होने वाले आयंस की भी नॉर्मेलिटी की वैल्यू सेम रहेगी, इररिस्पेक्टिव उनका स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। ये जो वैल्यू नंबर लिखा जाता है ना, ये आयंस या आयंस से पहले इनको बोलते हैं स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोई डाउट बेटा यहाँ पे? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो कभी भी अगर आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालने को बोलते हैं, आप उसके जिस एसिड से वो H प्लस आयन बन रहा है आप उसकी नॉर्मेलिटी निकाल लो, तो जो उस एसिड की नॉर्मेलिटी होगी वही उसमें से प्रोड्यूस होने वाले H प्लस आयन की भी नॉर्मेलिटी होगी। ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को स्लो करके भले ही देख लेना अगर मैंने कुछ ज्यादा फास्ट बोल दिया हो, बट मैंने कोशिश की है कि आपको एक ही बारी में समझ आ जाए। ठीक है। काइंडली नोट इट डाउन बेटा। अब हम इसको रब कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं नॉर्मेलिटी के, जो हमने मोलैरिटी में भी डिस्कशन किया था। ठीक है। सो यहाँ पर अब हम अगर बात करते हैं सब, अब एक और दैट इज डाइल्यूशन इफेक्ट। तो डाइल्यूशन इफेक्ट के केस में भी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में सेम फॉर्मूला ही रहेगा, कोई फर्क नहीं, बस वहाँ मोलैरिटी थी, मोलैरिटी के केस में यहाँ नॉर्मेलिटी है। तो डाइल्यूशन इफेक्ट में आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा N1V1 इक्वल टू N2V2। और इसी तरीके से अगर आप मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस करते हैं
मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। सो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला जो आएगा नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर तो किसके बराबर आ जाएगा, जैसे n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 एंड सो ऑन टू डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन टू। और इन जनरल आप लिख सकते हो नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन आई वी आई, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर वॉल्यूम वी आई और आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करेगी। ठीक है, सो ये हमारे पास सेम फॉर्मूलाज आते हैं नॉर्मेलिटी के और मोलैरिटी के। ठीक है सर। अच्छा, अब डाइल्यूशन इफेक्ट में जैसे नॉर्मेलिटी है इसको मैं मोलैरिटी की टर्म में लिखना चाहूंगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो n फैक्टर है ना 1, n फैक्टर डाइल्यूशन में तो n फैक्टर तो सेम ही रहेगा है ना, बस n1 की जगह m1 v1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टर है ना m2 v2। तो m1 v1 इक्वल टू n2 v2 करो या m1 v1 इक्वल टू m2 v2 करो, दोनों से सेम ही आंसर आना है। बट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस में अगर आप करते हैं सो नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर निकालना है ना, तो आपके पास आ जाएगा n फैक्टर है ना, मैं nf लिख देता हूँ है ना, nf m1 v1 है ना nf1, तो इधर आ जाएगा nf1 m1 v1 प्लस nf2 m2 v2 एंड सो ऑन टू डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला आपके पास इस तरीके से भी आ सकता है, समीशन ऑफ n फैक्टर, वैसे तो कांस्टेंट ही रहता है बट अगर आपने वेरिएशन कर दिया n आई n फैक्टर i m i v i डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ v i, और i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, इधर भी i की वैल्यू 1 से लेकर n तक। काइंडली नोट इट डाउन और इस दोनों का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सो एक आध क्वेश्चन हम यहाँ पे इनसे रिलेटेड, इन फॉर्मूला से रिलेटेड कर लेते हैं ताकि हमें फॉर्मूला अच्छी तरीके से क्या हो जाए बेटा, मेमोराइज हो जाए। चलिए भाई, सो पहला क्वेश्चन है ना, जैसे एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ of 250 ml and 0.1 normal H2SO4 when 250 ml of water is added to it। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा है एग्जाम्पल नंबर 1। और कैसे सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला डाइल्यूशन का है क्योंकि वाटर ऐड करे तो लगाओगे n1 v1 इक्वल टू n2 v2। अगर यहाँ पे वॉल्यूम ml में है, इधर भी वॉल्यूम आप ml में लिख सकते हो, तो n1 आएगा 0.1 और वॉल्यूम क्या है 250, n2 आपको निकालना है, v2 क्या आ जाएगा 250, वाटर ऐड किया 250 तो पहले से ही था तो v2 आ जाएगा 500 ml। सो जो आपके पास n2 आएगा डेट इज 0.05 नॉर्मल। इस तरीके से अगर मैं आपसे H प्लस आयन भी पूछता तब भी सेम आता आंसर 0.05 नॉर्मल। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2, दैट इज कैलकुलेट concentration of H plus ion in the following mixture।
in the following mixture. क्या मिक्सचर है? 0.1 मोलर HCl है ना, 200 ml, 0.1 molar HCl is mixed with 300 ml 0.2 molar H2SO4. ठीक है, अब आपने इसमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. सो जब भी ध्यान से देखिए बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन H प्लस आयन या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालने को बोल दिया जाए और आपको एसिड्स या बेसिस का मिक्सचर दे दिया जाए, ऐसे केसेस में आपको उनके एन फैक्टर को कंसीडर करके चलना होगा. देखिए किस तरीके से. तो जैसे मुझे निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, concentration of H plus ion is equal to n factor of H plus ion in HCl. ठीक है, तो यहाँ पे आप n factor of H plus ion in HCl into its molarity into volume plus n factor of H plus ion in H2SO4 into its molarity into its volume divided by V1 plus V2. तो HCl में H प्लस का इन फैक्टर कितना है? 1, मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम कितनी आ गई बताओ बेटा? 200. एन फैक्टर इधर 2, 0.2, वॉल्यूम कितनी आ गई? 300. और V1 प्लस V2 200 प्लस 300 500. सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20 प्लस आपके पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 500. तो यहाँ पे आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 500. तो 1.4 डिवाइडेड बाय 5 सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.28. अब आप मोलर लिख लो, नॉर्मल लिख लो, दोनों ही करेक्ट है क्योंकि H प्लस का तो खुद का ओवरऑल एन फैक्टर 1 है, बट नॉर्मल लिख लो करेक्ट. सो कभी अच्छा ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म. कंसंट्रेशन कहने का स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो मतलब कंसंट्रेशन किसकी? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, दैट इज H प्लस आयन. ठीक है, सो हियर कंप्लीट्स आवर नॉर्मेलिटी. तो हमने बेटा नॉर्मेलिटी कंप्लीट किया 3 लेक्चर्स में. 3 क्यों? क्योंकि पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया एन फैक्टर, सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया इक्विवेलेंट मास एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स. ठीक है बेटा, और इसी तरीके से हमने इस लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में फाइनली हमने नॉर्मेलिटी, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज, एक्सप्रेशंस, क्वेश्चंस, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया. कितने वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबली पूछे जा सकते हैं इन एग्जाम, वो हमने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस की. ठीक है बेटा, सो काइंडली इन लेक्चर्स में को आप गो थ्रू कीजिए और अच्छे से पढ़िए. सो जो ये लिक्विड सॉल्यूशन टॉपिक था, ये इसकी जो स्टार्टिंग थी ये हमने की कंसंट्रेशन टर्म से, और जो कि हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली. इसमें हमारा 11th का भी रिवीजन हो गया और 12th में जो हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है कंसंट्रेशन टर्म्स की, वो भी हमने कवर कर ली. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी डिस्कस अबाउट वेपर प्रेशर एंड प्रॉपरली हम लिक्विड सॉल्यूशन के अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है या टर्मिनोलॉजीज है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो काइंडली आप इन लेक्चर्स को देखिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और उसी से ही आपके जेई में, नीट या आपके स्कूल एग्जाम में जो आपके मार्क्स होंगे वो उतने बेटर होंगे. ठीक है बेटा, और लास्ट लेक्चर को खत्म करने से पहले एक बारी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने की है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनमें से कौन सी टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं concentration terms. We studied relation between them, उनमें से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है. सो हमने जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, कौन कौन सी कंसंट्रेशन, मैं 2 ग्रुप में कंसंट्रेशन टर्म्स को डिवाइड कर रहा हूँ, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. तो ग्रुप ए में लेट्स सपोज हमने जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी उसमें मैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पुट कर रहा हूँ. परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी
and fourth is normality. ठीक है, देन इधर हमने डिस्कस की परसेंटेज, इसमें ग्रुप बी में मैं टर्म्स पुट कर रहा हूं, परसेंटेज मास बाय मास। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म जो हमने डिस्कस की इस ग्रुप से रिलेटेड, दैट इज पीपीएम। देन मोलैलिटी, एंड फोर्थ इज मोल फ्रैक्शन। तो हमने टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक सो फार। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से, मोलैलिटी को स्मॉल एम से, मोल फ्रैक्शन को साई से। अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने ऐसा ग्रुप क्यों किया, देखो इनमें से कुछ टर्म ऐसी है, जैसे ग्रुप ए में जितनी भी टर्म्स है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय सॉल्यूशन, यहाँ पे भी वॉल्यूम बाय सॉल्यूशन। मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी में डिवीजन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आता है। सो इन ग्रुप ए कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पहला पॉइंट। तो ग्रुप ए में जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है, और वॉल्यूम डिपेंडेंट होने के कारण वो क्या है वो सर, ठीक है माय मिस्टेक, तो वो वॉल्यूम रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स है, और इसलिए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सिमिलरली जो अगर आप बी में देखिए तो बी में ऐसी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है आर मास रिलेटेड एंड दे आर टेम्परेचर, और मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, तो वो क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। ठीक है, सो जो ग्रुप ए में जितनी भी टर्म्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स है। ग्रुप बी में जितनी भी टर्म्स है वो मास रिलेटेड है एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे जो मास है डिवीजन में, दैट इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे डिवीजन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स को रिलेट करने के लिए आपने देखा होगा, अगर मेरे को ग्रुप ए और ग्रुप बी की कंसंट्रेशन टर्म्स को रिलेट करना है तो एक फैक्टर हमेशा चाहिए होता है, दैट इज डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो ग्रुप ए और ग्रुप बी में हमने अपनी टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स को डिवाइड किया। ग्रुप ए में ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स है जो वॉल्यूम रिलेटेड है, हेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट। ग्रुप बी में ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स है जो मास रिलेटेड है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। एक में मास रिलेटेड मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन से आप डिवीजन कर रहे हो, वॉल्यूम रिलेटेड में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को रिलेट एक ही टर्म कर सकती है, दैट इज डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हमने टॉपिक खत्म किया, कंप्लीट किया अपना कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने देखा कि हमारे पास मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आर volume related terms, hence they are temperature dependent. Where in group B we have concentration terms like percentage mass by mass, ppm parts per million, molality, mole fraction, which are mass related and hence they are temperature independent. और mass और volume यहाँ पे किससे किसके है, वॉल्यूम ग्रुप ए में है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ग्रुप बी में जो मास है वो है मास ऑफ द सॉल्यूशन जो कॉमन है, और दोनों को कौन रिलेट करेगा, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो हियर कंप्लीट्स आवर टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म। थैंक यू सो मच।